हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज हम लोग करने जा रहे हैं सेक्शन सी फ्रॉम मैथ सेक्शन ऑफ जेईई एडवांस 2025। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट y of x be the solution of the differential equation. This is the differential equation which is given to us, satisfying y of 1 is equals to 0। एंड उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ एक चीज का आंसर पूछा है। तो ये तो हम लोग को बहुत क्लियरली दिख रही है कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपन लोग क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स को एज इट इज यहाँ पे छोड़ देंगे और बाकी सारे जो टर्म्स है उनको उस तरफ ले जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, विच कैन बी री रिटन एज 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। तो जैसे बेसिक तौर पे हम लोग जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि y अपॉन एक्स को हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो y अपॉन एक्स को हम लोग ले लेते हैं u, यानी कि अपना y हो गया u इंटू एक्स, और यहाँ पे अगर हम लोग dy अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो काफ़ी इजी तरीके से ये हो जाएगा u प्लस एक्स टाइम्स डी यू अपॉन डी एक्स। सब्सटीट्यूट करते हैं dy अपॉन डी एक्स के जगह पे। लेट अस पुट u प्लस एक्स टाइम्स डी यू अपॉन डी एक्स, u प्लस एक्स टाइम्स डी यू अपॉन डी एक्स। ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस यू। तो यहां तक तो आई गेस कि बहुत ही आसान था। सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिकोड करना था कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, y इक्वल्स टू यू इंटू एक्स डालना था। एंड फिर यहां तक होने के बाद एक और बहुत ही मजेदार चीज जो हो रहा है इस u को जैसे ही मैं वहां पे लेके जाता हूं, यू ऑल पीपल कैन सी इट इज बिकमिंग यू स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2u। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक हो गया, ये u माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से तो हम लोग इसको बहुत आराम से जो है वेरिएबल सेपरेबल बना के इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड जैसे ही हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं ऊपर चलता है, इंटीग्रेट करते ही ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यू माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln mod x प्लस सी। तो यहां पे हम लोगों ने डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स को हटा दिया है एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हम लोग को मिल रहा है। अब यहां पे उन्होंने एक इनिशियल वैल्यू कंडीशन दिया है। इनिशियल वैल्यू कंडीशन उन्होंने दिया है कि y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि x में अगर हम लोग 1 डालते हैं तो y का आंसर 0 होगा। सो सब्सटीट्यूट कर रहा है x के अंदर 1, y के अंदर 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को u और x के अंदर इक्वेशन मिला है, राइट। तो u और x के अंदर अगर हम लोग को इक्वेशन मिला है तो सबसे पहले हम लोग इसको बैक सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। बैक सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन u के जगह हम लोग लिख लेंगे y अपॉन एक्स। सो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस सी। यानी ये हो जाएगा हमारे पास x ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई, माइनस को अंदर ले लिए हैं, इज इक्वल्स टू ln mod x प्लस सी। इसको अगर हम लोग डालते हैं इसमें इनिशियल वैल्यू कंडीशन 1,0, x में 1 डालने से y में 0 आएगा। तो x में अगर हम लोग 1 डालते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 0 प्लस सी इज सी। x में 1 और y में 0 डालने से यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो बन जाएगा ln mod x प्लस सी के जगह 1 सब्सटीट्यूट कर दिया इज x अपॉन एक्स माइनस वाई। यानी कि ln mod x इज इक्वल्स टू x अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1। यानी ये हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस वाई। यहां से हमारा इक्वेशन आ गया ln mod x इज y अपॉन एक्स माइनस वाई। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हो।
जैसे सबसे पहले तो उन्होंने दिया है कि x इज मोर देन 1/e, इसका मतलब है कि x सबसे पहले तो पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो इस मॉड साइन को हम लोग इग्नोर करके लिख सकते हैं एंड ये ln x इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस वाई हो जाएगा और x को हम लोग e टू द पावर y अपॉन x माइनस वाई लिख सकते हैं। बट इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को बस ये चीज़ कैलकुलेट करना है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ये वाला चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, ln mod x इज इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस वाई। एंड यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, हम लोग को पूछा है कि y एट e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y ऑफ e स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2। सो दे हैव आस्क्ड अस y ऑफ e का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई y ऑफ e स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 2। इस चीज का हम लोग को जो है आंसर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोगों को ये चीज निकालनी है y ऑफ e कितना होता है। सो y ऑफ e का मतलब क्या है कि हम लोग x के अंदर e डाल रहे हैं और y को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो x के अंदर e डालते ही ये हो जाएगा 1, x के अंदर हम लोग जब e डाल रहे हैं तो 1 इज इक्वल्स टू y बाई x के अंदर e डाला तो e माइनस वाई, यहाँ से y सॉल्व कर लो तो e माइनस वाई इज इक्वल्स टू y, यानी कि y बराबर हो गया e अपॉन 2। सो यहाँ से हम लोग को ये चीज़ मिली कि y एट x इक्वल्स टू e इज e अपॉन 2। सेकेंड x में डालेंगे e स्क्वायर, यानी हम लोग इस चीज़ के लिए जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। x के अंदर e स्क्वायर जाते ही विल बी गेटिंग ln ऑफ e स्क्वायर का मॉड, यानी कि 2 इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ से हम लोग को आ जाएगा 2e स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल्स टू y, यानी यहाँ से आ गया y इज इक्वल्स टू 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो अगेन y एट x इक्वल्स टू e स्क्वायर बराबर आ गया 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। बस अब कैलकुलेशन करना है। सो 2 टाइम्स y ऑफ e का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 होल डिवाइडेड बाई y एट e स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए एंड द रिजल्टेंट आंसर बिकम्स 3 अपॉन 4, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.75। So that's the first answer of the first question, or rather that's the answer of the first question. Again, अगर मेरे से पूछा जाए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये ड्यूरिंग द अटेम्प्ट, सेकेंड पेपर के अटेम्प्ट में ये कैसे करना चाहिए था, कब करना चाहिए था, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एकदम दिख रहा है कि डायरेक्टली होमोजेनस इक्वेशन है। तो जब हम लोग एडवांस का पेपर 2 कर रहे थे तो ये फर्स्ट ट्राई में ही अपने को ट्राई करना चाहिए था। दिस वॉज नथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट, ये मैं बोलूँगा कि मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दिस टेल्स यू कि 1 प्लस 2x अपॉन 5 होल टू द पावर 23, ठीक है। अगर हम लोगों ने इस चीज को खोल दिया, अगर हम लोगों ने इस चीज को खोल दिया तो सबसे पहली बात है कि ये a प्लस बी टू द पावर 23 टाइप का चीज है, यानी यू विल बी गेटिंग 24 डिफरेंट टर्म्स। रादर यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दे हैव टोल्ड यू कि ये इसका जो आंसर होगा ये इस फॉर्मेट में होगा कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब a4x4 और ऐसे कर करके a23 x23। तो अगर आप ध्यान से देखो a0 से लेके a23 यानी कि 24 टर्म्स आए हैं आपके पास। अब पूछा क्या है कि लेट ए आर बी द लार्जेस्ट अमंग द नंबर्स ए जे फ्रॉम 0 to 23, यानी इट इज आस्किंग मी कि ए आर इन सब में से सबसे बड़ा कोएफिशिएंट है, इन सब में से सबसे बड़ा कोएफिशिएंट है। व्हाट इज द बिगेस्ट कोएफिशिएंट ओवर हियर, है ना। तो अपन लोग कैसे करते हैं, हम लोगों को पता है ये चीज, हम लोगों ने पहले भी ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है जैसे कि a0 a1 a2 a3
A22, A23। तो हम लोग को पता है कि इसका पैटर्न कैसा होता है कि सबसे पहले ये किसी एक नंबर तक बढ़ता है एंड फिर घटना शुरू होता है। तो सबसे पहले तो इसका कोफिशिएंट्स धीरे 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 करके बढ़ेगा, किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, फिर धीरे 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 कमता शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस बात का सर क्या प्रूफ है, कैसे आप बोल रहे हो कि ऐसी चीज होगी? तो देखो बहुत सिंपल सा चीज है, अपन लोग क्या कर लेते हैं ना, टी आर प्लस वन है ना, आर प्लस वनथ टर्म ये लिख लेते हैं। तो आर प्लस वनथ टर्म क्या होता है, एन सी आर ए टू द पावर आर माइनस वन, सॉरी ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, यही होता है हमारा आर प्लस वनथ टर्म। ठीक है, तो हम लोग एक इनइक्वालिटी लिखते हैं कि टेल मी द वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड। मैं पूछ रहा हूं कि वो कौन से आर हैं, वो कौन से आर हैं जिसके लिए ये वाली जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है, टी आर प्लस वन की जगह मैं क्या लिख लूंगा, तो टी आर प्लस वन की जगह, अच्छा एन हो गया हमारा 23, इस क्वेश्चन के लिए एन इक्वल्स टू 23 है, सो जस्ट राइट डाउन 23 सी आर एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 2 अपॉन 5। x को इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x के बारे में चर्चा हो रही है, सो 2 अपॉन 5 टू द पावर r इज मोर देन, अब जहां जहां r है वहां वहां मेरे को r माइनस वन डालना पड़ेगा, तभी जाके r प्लस वन का r बनेगा। अरे भाई टी आर निकाल रहा है ना, टी आर प्लस वन में क्या होता था, r प्लस वन है तो यहां पे r आता था, यहां पे 5 है तो यहां 4 आएगा, यहां 7 है तो यहां 6 आएगा, तो यहां से एक कम यहां पे आएगा। तो बस ये हो गया 23 सी आर माइनस वन 2 अपॉन 5 होल टू द पावर आर माइनस वन, ये हो गया अपना इनइक्वालिटी। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी है ये किस चीज का आंसर दे रहा है, मैंने ये पेरेंट इक्वेशन डाला है, ये मेरा पेरेंट इक्वेशन है कि टेल मी द आर फॉर विच टी आर प्लस वन इज मोर देन टी आर। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, ये देखो जैसे सॉल्व होगा आपको पता चल जाएगा, ध्यान से देखते जाओ। इसका आंसर हो गया 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 23 माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल, और यहां पे अगर देखा जाए तो इससे ये वाला कट जाएगा। अच्छा, सबसे पहले इनइक्वालिटी में हम लोग दोनों तरफ से चीजों को ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, बट 2 अपॉन 5 टू द पावर एनीथिंग रियल विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बाकी तो ये 2 अपॉन 5 टू दी पावर कुछ इंटीजर ही आ रहा है, ठीक है, तो कैंसिल हो ही सकता है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा अपने पास, एक 2 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 5 इज मोर देन 23 फैक्टोरियल। अच्छा, इसको मैं नीचे लाके भी ऐसे डायरेक्टली कर सकता था, बट ठीक है अब कर दिया हूँ। तो दिस माइनस दिस यानी कि 24 माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ तो 23 माइनस आर प्लस वन हो जाएगा, तो 24 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अगेन आर फैक्टोरियल, आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये सारे जो नंबर्स हैं है ना विल बी पॉजिटिव, तो हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो ये आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल ऐसे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर फैक्टोरियल को मैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। एंड अगर आप ध्यान दो तो ये वाला नंबर इससे एक बड़ा है, ये वाला भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सर कैसे, 24 माइनस आर फैक्टोरियल विल बी 24 माइनस आर इंटू 23 माइनस आर फैक्टोरियल, तो 23 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और 23 फैक्टोरियल तो पॉजिटिव नंबर ही कैंसिल हो ही गया। ये होने के बाद ध्यान से देखो, मेरे को आंसर आता है 2 अपॉन 5 आर इज मोर देन 1 अपॉन 24 माइनस आर, इतना आ गया। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी इनइक्वालिटीज में अलाउड नहीं है, हाउएवर मेरे को पता है कि r एंड 24 माइनस आर ये पॉजिटिव नंबर्स ही रहेंगे, इसलिए मैं क्या जो है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं। सो आई विल बी गेटिंग 48 माइनस 2r इज मोर देन 5r विच टेल्स मी 7r इज लेस देन 48, यानी कि r का वैल्यू जो है वो 6 पॉइंट समथिंग से नीचे आएगा। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग से नीचे आएगा। अच्छा,
सबसे पहले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में r का मतलब क्या होता है? r जो होगा वो 0 से लेके n तक जाएगा एंड इंटीग्रल वैल्यूज लेगा। तो अगर मेरे को पता है कि r जो है वो 0 से लेके n तक जा रहा है, r का डोमेन ऐसा है कि 0 से लेके n तक जाना है एंड इंटीजर वैल्यूज लेने, तो r लेस देन 6 पॉइंट समथिंग का फर्स्ट सोल्यूशन आएगा r इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये सारे सॉल्यूशंस पे काम कर रहा है, ये सारे सॉल्यूशंस पे काम कर रहा है। इसका मतलब क्या? अब आप समझने की कोशिश करते हैं, सर इसका समझाओ, इसका मतलब क्या है? r लेस देन 6 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कुछ हो सकता है। अगर r का वैल्यू 0 लिया तो ये पढ़ो क्या है ना? इसका मतलब है t1 इज मोर देन t0। अच्छा, इसमें जो है हम लोग r में 0 नहीं लेंगे क्योंकि t0 को कोई मतलब नहीं है। तो अगेन यहां पे भी इंटरसेक्शन होगा डोमेन के साथ, तो टी आर में r हैज टू बी मोर देन और इक्वल्स टू रादर r हैज टू बी मोर देन 0। r इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ? t2 इज मोर देन t1। इसका मीनिंग समझो कि मेरा जो है टर्म नंबर 2 का कोफिशिएंट जो होगा, टर्म नंबर 2 का कोफिशिएंट जो होगा वो टर्म नंबर 1 के कोफिशिएंट को बीट कर रहा होगा। r का वैल्यू अगर मैं 2 ले रहा हूं तो उसका मतलब समझना कि t3 इज मोर देन t2, सो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट विल बी मोर देन सेकंड टर्म का कोफिशिएंट। ऐसे ही करके अगर तुम r में 6 डालते हो तो यू विल बी गेटिंग टर्म 7 इज मोर देन टर्म 6, टर्म 7 इज मोर देन टर्म 6। अच्छा, ये a3 हो गया, ये a4, ये a5, ये a6। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ये a7 लिख लेते हैं, इसको a8, ऐसे कर करके a23 तक जा रहा है। अब समझने की कोशिश करना कि a0 से a1 बड़ा होगा, a1 से a2 बड़ा होगा, a2 से a3 बड़ा होगा, और ऐसे बढ़ते 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 तक ये a6 तक जा रहा है। यानी कि अच्छा, a6 कैसे पता चला? a6 इज द 7th टर्म का कोफिशिएंट। a0 फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट था, a1 सेकंड टर्म का कोफिशिएंट था, ऐसे ही a6 जो होगा वो 7th टर्म का कोफिशिएंट होगा। सो टर्म नंबर 7th तक ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये काम कर रही है कि अगर हम लोगों ने r में 6 भी डाल दिया तो t7 इज मोर देन t6 बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, ध्यान से देखो, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, ये टर्म 4 है, ये टर्म 5 है, ये टर्म 6 है, और टर्म 7 है, ये टर्म 8 है। तो टर्म 7 भी टर्म 6 से बड़ा था, तो ऐसे करके इंक्रीज किया है कोफिशिएंट्स। अब अगर तुम थोड़ा सा समझ रहे हो, जो इसके सॉल्यूशंस नहीं है, यानी कि 7, 8, 9, 10 जो इसके सॉल्यूशंस नहीं है, वो एक्चुअली सॉल्यूशंस हैं tr+1 इज लेस देन tr का, tr+1 इज लेस देन tr का। यानी कि a7 और a6 के बीच में t8 इज लेस देन t7 हो रहा होगा। तो यहां से जो है वैल्यूज गिरनी शुरू होगी एंड a23 तक गिरती जाएगी, a23 तक गिरती जाएगी। अच्छा, एक और मजेदार बात, ये जहां से शुरू किया है और ये जहां पे खत्म कर रहा है, नेसेसरीली दोनों के दोनों सेम होंगे ऐसा कुछ भी नहीं है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एग्जाम्पल में अगर मेरे पास देखा जाए तो a0 जो होगा वो हो जाएगा 1 और a23 हो जाएगा 2/5 टू द पावर 23। अब ऑब्वियसली 1 2/5 टू द पावर 23 से बड़ा होता है, तो ये बड़े से शुरू हो रहा है, बढ़ रहा है एंड फिर घट घट के 2/5 टू द पावर 23 तक जा रहा है। ठीक है, अब मेरे को क्या पूछ रहा है कि कौन सा r है जिसके लिए हाईएस्ट कोफिशिएंट आया है। तो ध्यान से देखो, a6 के लिए a6 is the highest coefficient amongst all the coefficients written over here। तो इसमें जो है आंसर, आपका करेक्ट आंसर 6 आएगा, r equals to 6। दिस इज द रीजन, है ना, कि ये सब काम कर रहा है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 3। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला भी क्वेश्चन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही डायरेक्ट तरीका है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। और ये वाला जो तरीका है हम लोगों ने क्लास में भी करा हुआ है। रादर हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था कि अगर हमारा लीडिंग कोफिशिएंट, सॉरी ये पहला वाला कोफिशिएंट अगर 1 होगा तो एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया था कि डायरेक्ट हम लोग पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद नहीं है तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A factory has a total of 3 manufacturing units M1, M2, M3. अब देखो, विदाउट गेटिंग इनटू अ लॉट ऑफ जार्गन, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली पीट पाट देंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, अ फैक्ट्री हैज अ टोटल ऑफ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अ फैक्ट्री हैज अ टोटल ऑफ 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी कि मेरे पास एक फैक्ट्री है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 है, which produce bulbs independent of each other, है ना। यानी कि ये जो बल्ब्स बना रहा है इससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है कि ये कौन से टाइप के बल्ब्स बना रहा है। अच्छा, कौन से टाइप का बल्ब्स बना रहा है का मतलब क्या है कि जब मैंने एक फैक्ट्री सेटअप किया है, उस फैक्ट्री में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिया है और मेरा ऐसा डे का डिमांड है कि आप 500 तो बल्ब बनाओ, आप 600 तो बल्ब बनाओ। मैंने यहां एक मशीन फिट की, यहां एक मशीन फिट किया, यहां एक मशीन फिट किया। अब हर एक मशीन जो है ना वो कुछ अमाउंट ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स बनाता है। तो सोचो कि ये 100 बल्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ये 20% डिफेक्टिव बना रहा है। तो ये अगर 200 बल्ब्स मैन्युफैक्चर कर रहा है तो ये कितने डिफेक्टिव बल्ब्स बनाएगा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि ये कितने डिफेक्टिव बल्ब्स बना रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ओवर हियर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है कि, अच्छा नेक्स्ट क्या दिया गया है कि द यूनिट्स प्रोड्यूस बल्ब्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1। इसका मतलब है कि अगर ये 200 बल्ब्स बनाता है तो ये भी 200 बल्ब्स बनाएगा और ये भी 100 बल्ब्स बनाए, तो 2:2:1 हो गया। अच्छा सर, आपने इंस्टेड ऑफ 2x 2x एंड x यहां पर 200 200 100 लिख लिया, कुछ गलती नहीं होगी? नहीं, अपन लोग रेशियो लेने वाले हैं ना एनीवेज। तो अगर आप 2x 2x और x भी लेते वो सेम आंसर रेंडर करता अगर हम x के अंदर 100 पुट कर रहे हैं तो। ठीक है, इट इज नोन दैट 20% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि अच्छा अगर मैंने x को सेट कर दिया 100 पे तो 200 200 100 टोटल कितने बल्ब्स हो रहे हैं? टोटल बल्ब्स भाई, टोटल बल्ब्स होगा 500, है ना। ये 200 बना रहा है, ये 200 बना रहा है, ये 100 बना रहा है, टोटल बल्ब्स है 500। अब वो बोल रहा है कि 20% ऑफ द एंटायर बल्ब्स डिफेक्टिव होता है, यानी कि ये जो 500 बल्ब्स बने उसका 1/5 डिफेक्टिव बल्ब्स है। तो देयरफॉर डिफेक्टिव बल्ब्स कितना हो गया? डिफेक्टिव बल्ब्स इज कितना हो गया भाई? 1/5 ऑफ 500, यानी कि 100 बल्ब्स, है ना। 100 बल्ब्स डिफेक्टिव निकल रहे हैं जब भी 500 बल्ब्स बन रहे हैं, तो काफी ही जो है डिफेक्टिव मशीन्स लगा के रखा गया है। अब मजेदार बात क्या है कि ये जो 100 बल्ब्स जो डिफेक्टिव है, ये नहीं बोला गया है कि ये 100 बल्ब्स में से कितने बल्ब्स यहां से आते हैं, कितने बल्ब्स यहां से आते हैं, कितने बल्ब्स यहां से आते हैं। एंड इसी पे पूरे क्वेश्चन को बना दिया गया है कि भाई इतना परसेंट ये डिफेक्टिव नहीं बनाता है, इतना परसेंट ये डिफेक्टिव बना रहा है, तो इसका बताओ कितना परसेंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। It is also known that of all the bulbs produced by M1, 15% are defective. यानी M1 15% डिफेक्टिव बल्ब्स बनाता है। अब 100 बल्ब्स बना रहा होता तो 15 डिफेक्टिव निकलते, 200 बना रहा है तो 30 डिफेक्टिव निकलेंगे। इतना हमें पता चल गया कि ये जो है 30 डिफेक्टिव बल्ब्स बना रहा है फॉर एवरी 200 बल्ब्स जो इसको बनाने को दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नेक्स्ट वाला जो पॉइंट दिया हुआ है कि सपोज दैट इफ अ रैंडमली चोजन बल्ब इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब समझने की कोशिश करो, 500 बल्ब्स बने थे, उन 500 बल्ब्स में से 100 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं और 400 बल्ब्स अच्छे हैं। हमें क्या बोला गया है कि एक रैंडमली चोजन बल्ब,
निकाला गया। इन 500 बल्बों में से एक बल्ब निकाला गया और वो बल्ब डिफेक्टिव निकला। क्या निकला? डिफेक्टिव। यानी क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मेरे को ये इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि 500 में से एक निकाला और ये डिफेक्टिव बल्ब होगा, तो मैंने वो डिफेक्टिव बल्ब इन 100 बल्ब्स में से निकाली होगी। अब बोल रहा है कि वो जो 100 बल्ब्स अपन ने निकाले थे, 100 बल्ब्स में से एक बल्ब हमने निकाला था, द प्रोबेबिलिटी कि इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय M2 इज 2/5। कि भाई वो जो 100 बल्ब्स में से एक बल्ब तुमने निकाला था, उसमें से 2/5 प्रोबेबिलिटी है कि भाई बी का ही गपला हुआ होगा, बी का ही गपला हुआ होगा। सो ऑब्वियस सी बात है, बी यानी कि M2, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि 2/5 ऑफ दोज 100 बल्ब्स, 2/5 ऑफ दोज 100 बल्ब्स मशीन नंबर 2 ने बनाए हैं। वापस समझो, 100 बल्ब्स डिफेक्टिव थे, उनमें से एक निकला है सर, लेकिन थे तो 500 बल्ब्स, उनमें से हम लोगों ने एक निकाला। बट समझो ना लैंग्वेज क्या है, 500 बल्ब्स में से एक निकाला, उसके बाद मेरे को पता चल गया कि ये जो बल्ब है ये डिफेक्टिव है। यानी टेक्निकली मैंने सारे डिफेक्टिव बल्ब्स में से एक बल्ब निकाला है। तो मेरे पास 100 डिफेक्टिव बल्ब्स थे, उनमें M2 से बना हुआ 2/5 बल्ब्स होना चाहिए था। तभी ना वो 40 बल्ब्स अगर M2 ने बनाया होता आउट ऑफ दोज 100, तभी ना हम बोलते कि डिफेक्टिव बल्ब निकला है तो 2/5 प्रोबेबिलिटी है कि M2 का होगा। तो भाई ये तो 40 बल्ब हो गए, तो बस हिसाब खत्म कि अगर 30 बल्ब M1 के डिफेक्टिव है, 40 बल्ब M2 के डिफेक्टिव है और टोटल 100 बल्ब डिफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली M3 जो है वो भी 30 डिफेक्टिव बल्ब्स बना रही होगी। M3 जो है वो भी 30 डिफेक्टिव बल्ब्स बना रही होगी, बस खत्म है। नाउ इफ अ बल्ब इज चोजन रैंडमली फ्रॉम द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M3, M3 100 बल्ब्स बना रहा था, 100 में से 30 जो है डिफेक्टिव है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव? तो 30/100, खत्म हो गया क्वेश्चन। 30/100 यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.3। इसका आंसर हो जाएगा 0.3। इसका आंसर हो गया 0.3। 0.3 इज द प्रोबेबिलिटी कि भाई M3 ने बल्ब डिफेक्टिव बनाया है। समझ में आया? सो दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हम लोग इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करके चले जाते तो बहुत जल्दी बन जाता। अगर तुम लोगों ने यहाँ पे 2x और x किया होता तो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। 2x और x करते तो यहाँ 5x आता, यहाँ पे x बल्ब आता, 2/5x आता, तो यहाँ पे 2/5x आता, यहाँ पे x आता तुम्हारा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाता तुम्हारा 15% बोला है ना, तो 15% ऑफ x लेते, दिस प्लस y वुड हैव बीन इक्वल्स टू दिस टोटल, यानी कि x, वहां से y इन टर्म्स ऑफ x आ जाता, आंसर आ जाता है यहाँ पे वही 0.3। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे क्या दिया है, कंसीडर द वेक्टर्स x वेक्टर, y वेक्टर और z वेक्टर। तो अपने पास 3 वेक्टर्स हैं, x वेक्टर, y वेक्टर और z वेक्टर, ये 3 वेक्टर्स हैं, और ये 3 वेक्टर्स के साथ कुछ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं, है ना, ओके। एंड फिर बोल रहा है कि x, y और z लाई इन अ प्लेन, x, y एंड z लाई इन अ प्लेन। अच्छा, फिर कुछ पूछा। तो सबसे पहली बात, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अगर विजुअलाइज करो कि अगर x, y और z ये तीनों वेक्टर ही सेम प्लेन में होते हैं, मेरे पास एक प्लेन है उसमें x, y और z 3 वेक्टर है, मेरे पास एक प्लेन है जिसके अंदर x वेक्टर, y वेक्टर और z वेक्टर है। अगर एक प्लेन के अंदर ही x, y और z वेक्टर्स होते एंड फिर ये क्वेश्चन पूछा गया होता, तो मेरा जो कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z है वो तो इन्हीं तीनों से मिलकर बना हुआ है, तो कैपिटल X भी इसी प्लेन में होता, कैपिटल Y भी इसी प्लेन में होता और कैपिटल Z भी इसी प्लेन में होता। तब तो तुम अल्फा और बीटा को कुछ भी रखते
तब भी कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड जो है वो सेम प्लेन में चले जाते हैं। ये कब होता? अगर स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड ये तीनों जो है ये विद इन द सेम प्लेन होते हैं। अगर तो इन दैट केस अल्फा बीटा का कोई भी वैल्यू के लिए कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड सेम प्लेन में चले जाते हैं। बट इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 इसका आंसर तो वेरी कर जाता, और इसका अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली कोई एक ही आंसर होगा। तो इस बात से अपने को थोड़ा बहुत आइडिया लगनी चाहिए कि स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड जो है ये सेम प्लेन में नहीं हो सकती। बाकी सर आप गारंटी कैसे दे रहे हो इस बात का? तो तीन वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। तो तुम चेक करके देख सकते हो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं हो रहा होगा। इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि अगर हो रहा होता तो ये तीनों ही सेम प्लेन में चले जाते। फिर तो अल्फा और बीटा में तुम कुछ भी डालो, ये कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड सेम प्लेन में चले गए, इसका इनफाइनाइट डिफरेंट आंसर्स होता। ठीक है, सो अब पूछा क्या है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पूछा है कि अगर कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड सच में कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड इन अ प्लेन है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 का वैल्यू कितना हो रहा होगा? तो सबसे पहले क्या है ना, सबसे पहले क्या है, हाँ, इफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड आर इन सेम प्लेन, आर इन सेम प्लेन, देन डेफिनेटली इन तीनों का जो बॉक्स होगा वो कितना आंसर दे रहा होगा? जीरो, है ना। इन तीनों का जो बॉक्स होगा वो कितना आंसर दे रहा होगा? जीरो। अब अपन लोग ये भी एक चीज पढ़ते हैं, ध्यान से देखो, अपन लोग ये भी एक चीज पढ़ते हैं कि कैपिटल एक्स वेक्टर अगर A1 P वेक्टर है, B1 Q वेक्टर है, C1 R वेक्टर है, ये भी चीज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कैपिटल एक्स को ऐसा लिखा जा सकता है, कैपिटल वाई को ऐसा लिखा जा सकता है, इफ अगर ये चीज हो रही है इफ, देन हम लोग ने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कैपिटल एक्स वाई जेड का जो बॉक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 एंड बॉक्स ऑफ PQ R। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके ये क्वेश्चन जो है बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ P, Q एंड R they have given x vector, y vector and z vector, and instead of A1 B1 and C1 they have given alpha beta minus 1 ऐसे करके दिया हुआ है। तो बस डालो, therefore कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड वेक्टर, इसका बॉक्स बन जाएगा मॉड ऑफ अल्फा बीटा माइनस 1, है ना। पहले x का लिखेंगे तो -1, फिर y का लिखा अल्फा, फिर z का लिखा बीटा, फिर x का लिखा बीटा, y का लिखा -1, z का लिखा अल्फा, इनटू बॉक्स ऑफ x y z। ठीक है, अब ऑब्वियसली, है ना, अगर मेरे को बोला है ये चीज प्लेन में है तो इस पूरे चीज का आंसर हो जाएगा 0, यानी ये पूरे चीज का आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब मैं वही तुम लोगों को समझा रहा था कि अगर ये खुद ही 0 हो गया तो अल्फा और बीटा में कुछ भी डालो इसका आंसर कुछ नेसेसरी यही नहीं, यही 0 हो जा रहा है ना। बट तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं हो रहा होगा, बॉक्स 0 नहीं हो रहा होगा। ठीक है, यू कैन चेक, है ना। तो ये 0 तो नहीं हो रहा, विच मीन्स ये वाली चीज 0 हो रही होगी, और अगर ये वाली चीज 0 हो रही है तो इसको खोल दो। सो अल्फा टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बीटा टाइम्स माइनस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर -1 टाइम्स 1 माइनस अल्फा बीटा, ये कितना आ गया? 0। इसको खोल लो,
तो यू विल बी गेटिंग अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बीटा आएगा, एक अल्फा बीटा आएगा, एक अल्फा बीटा आएगा, यानी कि +3 अल्फा बीटा, और यहां पे आ जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0, -1 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अब हमारे पास आ जा रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस -1 का क्यूब इसको वहां पे भेजा तो 3 अल्फा बीटा -1। ठीक है, और ये तो बहुत ही मजेदार किस्म की आइडेंटिटी है जो हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आते हैं, है ना, जो हम क्लास 10 से पढ़ते आते हैं। और 10 से हम लोग जो पढ़ते हैं वो ये है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ये हम पढ़ते हैं। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि सर ऊपर वाला स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो नीचे वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट होना चाहिए। दैट इज ट्रू। सर इसको डेराइव कैसे करा? तो इसको डेराइव करना तो बहुत आसान है, तुम इसको ऐसे लिख लो, a प्लस बी लिख लो बराबर -c, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। सो यू विल बी गेटिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू -c क्यूब। अब a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a प्लस बी -c के बराबर हो रहा होगा, तो ये लिख लो a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू -c क्यूब। रीअरेंज करो, देखो ये आ जाएगा। तो हाँ, ऊपर से तो नीचे ट्रू है, ऊपर से तो नीचे ट्रू है। हाउएवर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सी फैक्ट है, हाउएवर इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc देन a प्लस बी प्लस सी 0, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उल्टा ट्रू नहीं है, उल्टा ट्रू नहीं है ना सर, कुछ भी। एक तो काउंटर एग्जांपल दे दो, तो लो a b और c तीनों को 1 रख लो, तो अगर a b और c 1 रखते हो तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू हुआ, बट क्या दूसरा वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया? 1 + 1 + 1 0 हो जाता है क्या? सो अगर a b और c तीन ऐसे नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ऐसा गारंटीड नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी को 0 होना होगा। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट इज इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc देन आइदर a प्लस बी प्लस सी इज 0 और a b एंड c आर ऑल इक्वल। अगर a b और c तीनों इक्वल हो गए तो भी होगा, और अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया तो भी होगा। इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया होगा। तो बस आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन पे क्या मिल रहा है हम लोगों को? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अपने को मिल रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस -1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 अल्फा बीटा गामा, है ना। तो ये तो यही वाला चीज हो गया, तीन चीज का क्यूब इक्वल्स टू 3 टाइम्स उनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो यहां से अपने को आंसर आएगा कि आइदर अल्फा प्लस बीटा प्लस -1 बराबर 0 हो, और अल्फा बीटा और -1 तीनों के तीनों बराबर हो जाए। ये भी होने से होगा, ये भी होने से होगा। एंड विच इज वेरी वेरी वाई उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर फॉर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स ए एंड बी दिया है। उन्होंने इसी चीज को बाईपास करते हुए कि भाई, उन्होंने इसी चीज को बाईपास करते हुए कि भाई ये वाला चीज मत करो, उन्होंने अल्फा और बीटा को डिस्टिंक्ट बोल दिया। सिंस अल्फा और बीटा को डिस्टिंक्ट बोल दिया है, तो फिर वो डिस्टिंक्ट अल्फा बीटा इसी चीज को जो है सेटिस्फाई कर रहे होंगे कि अल्फा प्लस बीटा 1 हो रहा होगा, अल्फा प्लस बीटा 1 हो रहा होगा। और उसी हिसाब से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा -3 कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 - 3 जो कि बराबर होता है -2 के। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2। काफी सारे बच्चे मेरे को मिले जिन्होंने इस क्वेश्चन में ये लॉजिक लगाई है कि सर a प्लस
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। आंसर तो आ जाएगा, बट करेक्ट अप्रोच इज दिस। ठीक है, ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में भी बता दूं कि ये क्वेश्चन जो था ये काफी ही सिंपल था वेक्टर्स से, है ना, रादर 3D वेक्टर से, कि कैपिटल एक्स वाई एंड जेड आर इन द सेम प्लेन। थोड़ा सा जो है उन्होंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी के बारे में लगा लिया। बाकी भी अगर तुमको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं, इसी चीज का बॉक्स को 0 कर देना, एक्स के जगह वो वाली चीज लिख देना, तब भी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, बस थोड़ी सी लेंथी पड़ेगी क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट कर लो। ये देखो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z -π से लेके +π। ठीक है, तो उन्होंने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछा है और फिर इस चीज का पूछ रहा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो चलो इसको कर लेते हैं जल्दी सॉल्व। क्या दिया है, सिग्मा n गोज फ्रॉम 1 to 2025 माइनस ओमेगा टू द पावर n। कुछ नहीं है, खोल देना है, बस सिंपली खोल देना है। खोल देने के बाद कितना मिलेगा, पहले 1 डालो तो माइनस ओमेगा, फिर प्लस माइनस ओमेगा का स्क्वायर, तो ऐसे हो जाएगा। देखो इस टाइप का सीक्वेंस बनेगा। इस टाइप का सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, इस टाइप के सीक्वेंसेस में ऑब्वियसली कोई ना कोई पैटर्न बन रही होगी, अपने को बस रिकॉग्नाइज करना है वो पैटर्न क्या है, तो जल्दी से आ जाता है ना। माइनस ओमेगा को मैं एज इट इज रखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर को मैं एज इट इज रखता हूँ। ओमेगा क्यूब हो गया तुम्हारा 1, तो माइनस ओमेगा क्यूब हो गया -1, ये बन गया प्लस ओमेगा, ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा +1। ठीक है, माइनस ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 8 माइनस ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 10, ऐसे कर करके जा रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखते हो तो पहले के जो 6 टर्म्स हैं वो कैंसिल होके 0 हो जाता है। पहले के जो 6 टर्म्स हैं वो कैंसिल होके 0 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड अब मैं ये बहुत सिंपली बोल सकता हूं कि फिर 6 की साइक्लिसिटी चल रही होगी। सर कैसे, कि जो नेक्स्ट 6 टर्म्स हैं उनमें से ओमेगा 6 को कॉमन ले लो। नेक्स्ट 6 टर्म्स में से अगर तुम ओमेगा 6 को कॉमन ले लेते हो तो ओमेगा 6 कॉमन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर से वो 6 टर्म्स आएंगे 0 होंगे, फिर 6 टर्म्स आएंगे 0 होंगे, फिर 6 टर्म्स आएंगे 0 होंगे। तो एवरी 6 का जो सेट है वो कट कट के 0 हो रहा होगा, वो कट कट के 0 हो रहा होगा। एंड ये कब तक चलेगा, 2025 से जस्ट पहला मल्टीपल ऑफ 6। सो मल्टीपल ऑफ 6 कैसे निकालूंगा, इसका सम ऑफ डिजिट्स देख लो, 4 हो गया 9 हो गया तो 6 आ रहा होगा। सो ओमेगा 2022, यहां तक सारे के सारे जो हैं गुच्छे बन जाएंगे 6 के। ठीक है, एंड गुच्छा बनने के बाद अपने पास और 3 टर्म्स बनेगा, ओमेगा 2023, ओमेगा 2024 एंड ओमेगा 2025। तो यहां तक तो ये 0 हो गया। ठीक है, यहां तक तो ये इसका पूरा आंसर 0 हो रहा होगा। अब अपने पास बचे ये 3, तो ये 3 का आंसर निकालो या पहले 3 का आंसर निकालो, बात तो सेम ही होगी, बात तो जो है सेम ही होगी। तो सर कैसे, क्या आंसर निकलेगा फिर, तो आंसर हो जाएगा अपना माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। तो तुम करके देख सकते हो, इतना ही आंसर आएगा। यू कैन ट्राई ऑल बाई योरसेल्फ। अब ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, माइनस कॉमन लिया, ओमेगा +1, एंड ओमेगा +1 होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर आ गया हमारा 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा आइटम है ये कट पिट के हमारे पास, ये पूरा का पूरा जो आइटम है
ये हमारे पास कट पिट के 2 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, 2 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। अब मजेदार बात क्या है, उन्होंने पूछा है कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ अल्फा, सॉरी फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहां में मेरे को जो सबसे अच्छा लगा कि देखो यूजुअली हर जगह ये पढ़ाया जाता है कि जो 3 रूट्स हैं यूनिटी के, क्यूब रूट्स है यूनिटी के, एक होता है 1, एक होता है यहाँ पे और एक होता है यहाँ पे। यूजुअली बहुत सारे जगहों पे ये चीज बताई जाती है कि ये वाला ओमेगा है, हेंस ये वाला ओमेगा स्क्वायर हुआ। दैट इज एक्चुअली नॉट ट्रू। तुम जो है इसको ओमेगा लेके उसको भी ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो यूजुअली जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स होती है उसमें जो 2 कॉम्प्लेक्स नॉन रियल रूट्स आ रहे हैं उनमें से किसी भी एक को ओमेगा लो, दूसरा वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, ये वाला लोगे तो वो वाला ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो लेके देख लो बनेगा, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इतना मस्त चीज किया है कि उन्होंने ओमेगा को डिफाइन कर दिया है कि भाई ओमेगा जो है वो ये वाली नहीं है, ओमेगा जो है वो यही वाली है। उन्होंने इस चीज की मर्यादा को समझी और उन्होंने इस क्वेश्चन में ये डिफाइन कर दिया कि भाई यही वाला ओमेगा है, यही वाला ओमेगा है, उन्होंने लिख दिया, वरना लिखने की क्या जरूरत पड़ती। अब तो फिर ओमेगा स्क्वायर ये वाला हो जाएगा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर यहां पे चला आएगा, एंगल कितना हो जाएगा -120 डिग्री, यानी कि -2π/3। तो अल्फा हो गया तुम्हारा -2π/3। तो उन्होंने पूछा है 3 अल्फा डिवाइडेड बाई पाई कितना होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई यानी कि -2। -2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफी ही मजेदार, काफी ही मैं बोलूंगा ये तो काफी ही इजी क्वेश्चन था, ये सबसे होना चाहिए था, है ना। मतलब इंटीजर टाइप्स में ये वाला काफी ही आसान क्वेश्चन पूछा था उन्होंने वैसे तो, है ना। बस एक माइनस लगा दिया था, तो कुछ बच्चों को हो सकता है वो, हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि भाई 1 + ओमेगा स्क्वायर तीनों का समेशन 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया ना, एक माइनस डाल दिया, जिसकी वजह से 3 का जो गुच्छा है वो 0 नहीं बन के 6 के गुच्छे 0 बन रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं, है ना। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड फिर बोल रहा है कि ये वाली चीज जो है ये हो रही है, ये वाली चीज जो है ये हो रही है। उसके बाद क्या बोला गया है कि हमें निकालना क्या है। अच्छा, यहाँ पे कंपोजिशन है f ऑफ g इनवर्स x, ठीक है कोई बात नहीं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द कॉम्पोजिट फंक्शन f ऑफ g इनवर्स एट x इक्वल्स टू 2। अच्छा, सबसे पहली बात, कुछ चीजें मैं पहले तो तुम लोगों को समझा देना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये आएगा। हम लोगों ने रेगुलर क्लास में पढ़ा है कि ये हो गया अपना y इक्वल्स टू x वाला लाइन, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मेरा एक fx ऐसा है, सपोज, ठीक है, माई fx इज समथिंग लाइक दिस, तो जो मेरा gx आएगा वो इसका मिरर इमेज होगा अबाउट, सॉरी f इनवर्स x जो आएगा वो मिरर इमेज होगा ऑफ fx अबाउट y इक्वल्स टू x। ये तो सब लोगों को पता है, बट जो हम लोगों ने एक मजेदार चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि अगर fx के ऊपर अल्फा कॉमा बीटा रहता है तो f इनवर्स x के ऊपर बीटा कॉमा अल्फा जरूर आएगा। और जो मजेदार प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर मैं यहां पे एक टैंजेंट बनाऊं और यहां पे एक टैंजेंट बनाऊं तो इन दोनों टैंजेंट्स के स्लोप्स में एक बहुत ही मजेदार सा रिश्ता होता है। क्या रिश्ता होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग fx को डेरिवेट कर रहे हैं, fx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हम लोग अल्फा कॉमा बीटा पे इवेलुएट कर रहे हैं, ठीक है, तो fx का डेरिवेटिव करके हम लोगों ने अल्फा कॉमा बीटा पे इवेलुएट किया। देखो अल्फा कॉमा बीटा बोलने का कोई जरूरत नहीं, x इक्वल्स टू अल्फा बोल सकते हो वैसे भी, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसी में हो जाएंगे कि अल्फा कॉमा बीटा बोलने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली तुम जो है
x इक्वल टू अल्फा बोलो, इसका आंसर जो होगा वो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स इवेल्युएटेड एट बीटा कॉमा अल्फा का रेसिप्रोकल आएगा। ठीक है, ये वाली चीज जो है ये हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इसका और इसका दोनों का स्लोप्स जो होता है इनका प्रोडक्ट या तो बोल लो 1 होगा या तो तुम बोल सकते हो कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। इस पर अल्फा कॉमा बीटा डाला तो इस पर बीटा कॉमा अल्फा डाल रहा है। अब चलो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन, नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स, इस चीज का हम लोग को चाहिए डिफरेंशिएशन, इस चीज का हम लोग को चाहिए डिफरेंशिएशन। ये हमारा कॉम्पोजिट फंक्शन है, इस चीज का हम लोग को डिफरेंशिएशन चाहिए और किसी एक x पे इवेलुएट करने के लिए बोला है, किसी एक x के लिए इवेलुएट करने के लिए बोला है। कैसे करेंगे, तो यहां पे जो है अपन लोग चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डेरिवेट किया, सो एफ डैश जी इनवर्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी इनवर्स एक्स का डैश, या मैं ऐसा लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ जी इनवर्स एक्स। और इसको इवेल्युएट कहां पे करना है, x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे। यही तो क्वेश्चन पूछा है ना, यही तो क्वेश्चन पूछा, कुछ नया कहां पूछ लिया उन्होंने। जी इनवर्स एक्स पूछ लिया, हम लोग यूजुअली एफ ऑफ जी एक्स करते हैं तो हम लोग को स्टैंडर्ड नोटेशंस पता है, जी एक्स की जगह जी इनवर्स है तो जहां जहां जी एक्स होगा वहां जी इनवर्स लगा देंगे। अब वो पूछ रहा है कि x के अंदर 2 डाल दो, तो x के अंदर अगर हम 2 डालेंगे यू विल अप्रिशिएट कि हम लोग को ये मिल रहा है, ये अंदर क्या अच्छा ये जो चीज लिखा है इसका पहले मैं तुम लोग को मीनिंग बता देता हूं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि जी इनवर्स 2 को f के अंदर रखा, एक नंबर आया उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नहीं। इस नोटेशन का मीनिंग है कि f डैश निकाल लो, उसके अंदर x के अंदर जी इनवर्स 2 डालो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी इनवर्स एक्स एट 2 कॉमा, जैसे हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा कॉमा अल्फा बोल रहे थे ना, ये 2 कॉमा सम पॉइंट होगा, लेट्स टेक दैट पॉइंट P। समझ में आया? तो ये 2 कॉमा P जो है ये जी इनवर्स x के ऊपर लाई कर रहा होगा। अच्छा जी इनवर्स 2 पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कितना आता है, तो जी इनवर्स 2 है ना, जी इनवर्स 2। अच्छा अब कैसा है ना कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये लग जाएंगे कि सर जी इनवर्स 2 बोला है तो हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लेते हैं फिर x में 2 डालते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना यूजुअली वो लोग क्या करते हैं ना, बाउंड्री कंडीशंस के साथ खेलते हैं, x में 1 2 ये सब डालने से एक बार चेक करके देख लेना। तो जैसे ही तुम x के अंदर थोड़ा सा स्ट्राइक करेगा, x के अंदर अगर तुम 0 डाल देते हो है ना, इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है अगर तुमने x के अंदर 0 डाल दिया तो देखो तुम लोग को इजीली पता चल जाएगा कि z ऑफ 0 इज 2, इमीडिएटली पता चल जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा जो gx वाला कर्व है ना, 0,2 लाइज ऑन gx विच मीन्स 2,0 लाइज ऑन g इनवर्स ऑफ x। बहुत इजी है ना, तो g इनवर्स ऑफ x के ऊपर 2,0 वाली पॉइंट लाई कर रही होगी, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये जो p हम लोग बोल रहे थे ना ये कट पिट के 0 हो गया, ये जो हम लोग p बोल रहे थे इसको हटा लेते हैं, ये 0 हो गया, ये हो गया 2,0, बस खत्म। अब पहले तो g इनवर्स 2 बोल दो कितना होता है, अगर g ऑफ 0 2 है तो g इनवर्स ऑफ 2 बन जाएगा 0, ये हो गया 0। सो टेक्निकली उन्होंने पूछा है कि f डैश इवेल्युएट करके 0 डाल दो इनटू, अच्छा इसी चीज को
इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इवेल्युएटेड एट, अब हम लोगों ने डाल दिया 0,2, अब हम लोगों ने डाल दिया 0,2, बस गेम खत्म है। एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, विच मीन्स एफ डैश 0 हो गया 2/4 यानी कि हाफ। तो ये जो क्वांटिटी ये तो हाफ हो गई भाई। जी एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो जी डैश एक्स, अच्छा सबसे पहले तो तुम ऐसे कर लो कि g ऑफ x को लिख लो 4 टाइम्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2x का इनवर्स, इनवर्स यानी कि टू द पावर माइनस 1। सो g डैश x कितना हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2x का माइनस 2 इंटू, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 आएगा, इतना आ जाएगा, सही है, बिल्कुल माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, है ना। अब मेरे को g डैश कितना निकालना है, 0। देखो g डैश 0,2 का मतलब है x इक्वल टू 0 पे इवेलुएट कर रहा है, तो ये हो गया 4, है ना। अब कितना हो गया, x के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, 0, x के अंदर अगर हम लोग 0 डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये 1 प्लस दिया है ना, ये 1 प्लस होना चाहिए, क्योंकि x के अंदर 0 डालने से अगर ये 1 हो जा रहा है तो 1 माइनस 1 टू द पावर माइनस 2, ये डिफाइन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे एक माइनस नहीं आएगा, है ना, ये प्लस होगा, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। x के अंदर क्या डाल रहे हैं, 0, तो ये 4 हो गया, ये 1 प्लस 1 टू द पावर माइनस 2, देखो x में 0 डाल रहे हो तो ये 1 हो जाएगा, फिर x में 0 डाल रहे हो तो ये हो गया 1, अच्छा ये माइनस इसके साथ कट जाएगा और ये हो जाएगा 2, सही है, बिल्कुल। बस अब कर लो, तो ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, यानी आंसर कितना आ गया, 2। एक सेकेंड, है ना, जस्ट लेट मी चेक द कैलकुलेशन। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x टू द पावर माइनस 1, जी डैश एक्स कर रहा है तो 4 बाहर चला गया, माइनस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x टू द पावर माइनस 2, है ना, इंटू इस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन कर रहा है तो ई टू द पावर माइनस 2x आएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा है तो माइनस 2 आएगा, सही है, तो इतना हो गया। अब x के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, x के अंदर हम लोग डाल रहे हैं 0, x के अंदर डाल रहे हैं 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 0 डाला तो 1, 4/4 यानी कि 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, 2, यानी कि आंसर आ गया अपना 1। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट, है ना। अगेन हम लोगों ने क्या करा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स निकाल लिया, सो एफ डैश जी इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी इनवर्स एक्स, एंड उसके बाद हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे इवेलुएट कर लिया, यानी कि ये जी इनवर्स 2 हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एट 2 कॉमा समथिंग, यानी कि 0 डालने पे 2 आ रहा है तो 2 डालने पे 0 आना चाहिए, एकदम सही है। सो 0,2 लाइज ऑन जी एक्स, 2,0 लाइज ऑन जी इनवर्स, तो ये हो गया एफ डैश 0, तो जी इनवर्स ऑफ 2 कितना आ रहा था भाई, 0, तो ये सही है। सो एफ डैश एक्स कितना आ रहा था, 1/x² प्लस 2x प्लस 4, और ये हो जाएगा 2x प्लस 2। अब x के अंदर अगर हम लोग 0 डालते हैं तो ये उड़ा, तो 2/4 यानी कि हाफ, ठीक है, तो एफ डैश 0 तो हाफ हो गया। अब 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने एक गलती करी है ना, सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा गलती कर लिया, है ना। हम लोगों को तो g डैश एट 0 का आंसर मिला ना 2,
तो ये तो 1/that है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एक बहुत ही मजेदार चीज हम लोग यूज करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.25। ठीक है, नाइस। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगेन ये वाला भी क्वेश्चन जो है ना, ये एक बहुत ही सटल चीज के ऊपर था कि क्या हम लोगों को जी इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एट सम पॉइंट पता है कि नहीं पता है। अगर हम लोगों को ये वाली चीज पता है, जो कि बहुत ही आसान है, इस चीज को प्रूव करना कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स को जो है एक्स लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन करके चेन रूल डाल देना, आपको यही वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज गुड क्वेश्चन आई वुड से, है ना, क्योंकि वहां पे जो एग्जाम प्रेशर है, उस एग्जाम प्रेशर में यूजुअली लोग जो हैं इसका इन्वर्स निकालने के बारे में सोचते हैं। तो अगर तुम लोगों ने इन्वर्स निकाल के कॉम्पोजिशन ट्राई किया तब तो ये 1 साल लग जाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द पेनल्टीमेट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी, है ना। और यहाँ पे अपने को बहुत ही मजेदार चीज दिख गया है कि डिनोमिनेटर में साइन और साइन है, और वो जो दो साइन है उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है उनके बीच में डिफरेंस 1 का है ना। अच्छा, अपन लोगों ने एक बहुत मजेदार चीज सीखी थी। सबसे पहले जो चीज हम लोगों ने सीखी थी कि कभी भी अगर अपने पास tan a माइनस tan b आ जाए, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ a माइनस बी बाई cos a cos b बाई cos a cos b। अच्छा, cos a cos b ही होता है कि नहीं, है ना। तो तुम इसको चेक कर सकते हो, ये होता है साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, जो कि यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा, है ना। ये फॉर्मूला जो है, ये हम लोगों ने बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसे मेमोराइज रखना होगा। एंड इसके पैरेलल हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि याद करते हैं, विच इज कॉट बी माइनस कॉट ए। ये होता है कॉस बी अपॉन साइन बी माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाई साइन ए साइन बी। एंड यहां से हमारा जो है मजेदार फॉर्मूला आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी बाई साइन ए साइन बी। हम लोगों ने ये भी चीज पढ़ी थी कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में साइन ए साइन बी या कॉस ए कॉस बी आता है, देन हम लोगों को ये वाला चीज स्ट्राइक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग फिर डायगोनल कैंसिलेशन सोच सकते हैं, सो आराम से जो है हम लोग इस क्वेश्चन में समझ गए हैं कि नीचे में साइन ए साइन बी चल रहा है, सो वी विल नॉट गो टू दिस टेरिटरी, रादर वी विल गो ऑन टू दिस टेरिटरी। ठीक है, अब कैसे करें सर? तो बहुत ही सिंपल है कि अल्फा इक्वल्स टू, अच्छा साइन 60 साइन 61 दिया है, तो ऊपर में क्या होना चाहिए? ऊपर में अगर मेरे पास साइन 61 माइनस साइन 60 हुआ तो मैं उसको साइन 61 माइनस साइन 60, तो मैं उसको कॉट 60 माइनस कॉट 61 बोलूंगा। ध्यान से देखो, ऊपर में अगर मैंने ऐसे लिख लिया साइन 61 डिग्रीज माइनस 60 बाई साइन 60 डिग्रीज साइन 61 डिग्रीज प्लस ये ऐसा लिख लिया, है ना। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। सर गलत क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर में हर जगह एक साइन 1 को उधार ले लिया है। हम लोगों ने ऊपर में सारे जगह एक साइन 1 को उधार ले लिया है, तो हम लोग को यहां पे भी एक साइन 1 मल्टीप्लाई करना होगा, साइन 1 डिग्रीज रादर।
नाउ दिस एक्सप्रेशन मेक्स कंप्लीट सेंस। अब चलो देख लो लिखा क्या है कि अगर साइन ए माइनस बी बाई साइन ए साइन बी हो, साइन ए माइनस बी बाई साइन ए साइन बी हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट राइट वाला माइनस कॉट लेफ्ट वाला। कॉट राइट वाला यानी कि बी माइनस कॉट लेफ्ट वाला। बस ऐसे आगे बढ़ते जाता है। ये हो जाएगा अपने पास कॉट 62 डिग्रीज माइनस कॉट 63 डिग्रीज। यहां पे हो जाएगा कॉट 118 डिग्री, सॉरी ओके, कॉट 118 डिग्री माइनस कॉट 119 डिग्री। अब मजेदार बात क्या है कि यहां तक जब बच्चे चले गए तो उनको दिखा कि भाई तो डायगोनल कैंसिलेशन होना चाहिए था, तो 61 के बाद ही तो 62 आ गया। यहाँ पे अगर माइनस 61 डिग्री कॉट 61 डिग्रीज होती, यहाँ प्लस कॉट 61 डिग्रीज होती, तब कैंसिलेशन होता है, तो कैंसिलेशन हो नहीं रहा है। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो नॉर्मल किस्म का डायगोनल कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, बट एक बहुत ही मजेदार चीज हो रही है कि यहां पे कॉट 119 डिग्रीज दिया है, 119 डिग्रीज, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट पाई माइनस थीटा। तो इमीडिएटली तुमको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो चीज लिखी है, ये एंटिटी, ये होती है माइनस कॉट 61 के बराबर, जिसके सामने एक माइनस लगा हुआ है, एंड ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बस इतना ही स्ट्राइक किया तो बहुत है। अब तुम सोचो पेयरिंग्स कैसी बनेगी। यहां पे एक 61 था, यहां पे एक 119 था, दोनों का समेशन 180 हो रहा था, तब जाके कैंसिलेशन हुआ। थोड़ा और दिमाग लगाओ, कॉट 118 डिग्रीज, इस पूरे चीज का आंसर हो जाएगा माइनस कॉट 62 डिग्रीज, और माइनस कॉट 62 डिग्रीज प्लस कॉट 62 डिग्रीज को खा जाएगा। तो बस अपने को सोचना है कि कितने सारे टर्म्स हैं मेरे पास, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। देखो हर एक ब्रैकेट में दो दो आएंगे ना, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो कटना तो सबको चाहिए। हाउएवर अगर तुम ध्यान से देखो, कॉट 60 डिग्रीज को काटने के लिए कॉट 120 डिग्रीज तो पैदा ही नहीं हुआ है, तो ये तो रह जाएगा, ये तो रह जाएगा। अगर ये अनपेयर्ड है तो किसी और को भी अनपेयर्ड होना चाहिए। सोचो अब 62 के साथ चला जाएगा 118, 63 के साथ चला जाएगा 117, 88 डिग्रीज के साथ कौन जाएगा सोचो, 88 डिग्रीज के साथ चला जाएगा तुम्हारा 92 डिग्रीज, 89 डिग्रीज के साथ चला जाएगा 91 डिग्रीज, यानी एक कॉट 90 डिग्रीज है जो कि अनपेयर्ड रह जाएगा। तो यहां पे एक कॉट 90 डिग्रीज है जो कि अनपेयर्ड रह जाएगा। सर आपको कैसे पता चला 90 के सामने प्लस ही होगा? तो तुम पैटर्न देख सकते हो, हर इवन डिग्री एंगल के साथ प्लस साइन है और डिग्री एंगल के साथ माइनस साइन है। बाकी फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि कॉट 90 डिग्रीज तो जीरो होती है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, कॉट 60 डिग्रीज प्लस कॉट 90 डिग्रीज में से कॉट 60 डिग्रीज बच गया। कॉट 60 डिग्रीज इज tan 30 डिग्रीज एंड tan 30 डिग्रीज इज 1/√3, 1/√3, और कॉट 90 डिग्रीज ये तो बन गया 0। तो इससे तो एक चीज हमें पता चल गई कि साइन 1 डिग्रीज इंटू अल्फा, इस चीज का आंसर हो जाएगा 1/√3। इस चीज का आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/√3। और अगर इस चीज का आंसर 1/√3 है तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कोसेक 1 डिग्रीज डिवाइडेड बाई अल्फा का स्क्वायर। तो कोसेक 1 डिग्रीज को तो एज इट इज रहने दो। अब अल्फा के जगह तुम लिख सकते हो ना 1/√3 इंटू, अच्छा भाई कहां चला गया, 1/√3 साइन 1 डिग्रीज का क्या पूछा है, स्क्वायर। घूमा साइन 1 डिग्रीज कोसेक 1 डिग्रीज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो रहे होंगे, ये घूमेगा। √3 भी घूमा, उसका स्क्वायर हो गया, आंसर विल बी 3। ठीक है,
सो आंसर ऑफ दिस एंटिटी बिकम्स 3, आंसर ऑफ दिस एंटिटी बिकम्स 3, है ना। इसका भी तुम देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। हम लोगों को अल्फा का आंसर कितना है, हमें अल्फा का आंसर आया 1 डिवाइडेड बाई √3 sin 1 डिग्रीज, एंड 1 डिवाइडेड बाई √3 sin 1 डिग्रीज इज समथिंग पॉजिटिव। बाकी तुम ये भी देख सकते हो कि जो भी सीरीज दिया हुआ है उसमें जो भी एंगल्स दिए हैं उस पर साइन पॉजिटिव ही होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव्स का एडिशन विल बी पॉजिटिव, तो आंसर जो है कुछ एक पॉजिटिव एंटिटी ही आ रही होती, ठीक है। बट उससे कुछ ऐसे बस बेसिक वेरिफिकेशन हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिख देते हैं विच इज 3। काफी मजेदार क्वेश्चन, काफी ही मजेदार क्वेश्चन। अगेन ये वाला क्वेश्चन भी करा जा सकता था अगर बस इतना स्ट्राइक करता कि एक सीरीज दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, और इस टाइप के सीरीज में हम लोगों को जो है डायगोनल कैंसिलेशन कराने का ट्राई करना होगा, और साइने साइन भी टाइप की चीज कौन से वाले फॉर्मूले में आती है, कॉट बी माइनस कॉट ए में। अगर यहां कॉस कॉस दिया होता मैं टैन बनाने का ट्राई करता, ठीक है। सो चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन, है ना। तो ये तो क्वेश्चन देके मेरे को बहुत खुशी हुई, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में करे हुए हैं यार। कितने बार हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर जो है हमें एक डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया जा रहा है जिसमें ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हों, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हों, तो हम लोग एक बहुत ही मजेदार सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं x बराबर 1/t का। सर ऐसा क्यों कर सकते हैं? ऐसा इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में फिर जब हम लोगों ने वो लगा दिया ये जस्ट फ्लिप कर जाएगा, एंड चांसेस हैं कि अगर मैं इसको i बोल रहा हूं वो भी i हो जाएगा, i प्लस i करने के बाद कुछ अनवांटेड चीजें जो हैं वो कैंसिल हो रही होंगी। सेकेंडली ये भी तुम लोगों को स्ट्राइक करना चाहिए कि x बराबर 1/t, tan इनवर्स 1/t का आंसर आता है, हम लोगों को पता है ना। एंड 1/t डालने से देखो ये एक किस्म का ऐसा इक्वेशन है जिसमें कोफिशिएंट्स विल इंटरचेंज, ये भी स्ट्राइक करना चाहिए था, है ना। तो बस लेट x बराबर 1/t, विच मीन्स dx बन जाएगा अपना -1/t² dt। बस शुरू करो। देयरफॉर अल्फा बन जाएगा तुम्हारा, ये 2 हो गया, ये हो गया हाफ, tan इनवर्स 1/t, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 2/t² माइनस 3/t प्लस 2, एंड dx के जगह हम लोगों ने लिख दिया -1/t² dt, ठीक है, -1/t² dt। अब ध्यान से देखोगे t मेरा जा रहा है 2 से हाफ की तरफ, यानी t जैसे भी जा रहा है ना, एक्चुअली तो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बट t इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। अगर t पॉजिटिव है तो tan इनवर्स सम पॉजिटिव नंबर विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड डायरेक्टली मैं tan इनवर्स दिस मच को लिख सकता हूं cot इनवर्स t डायरेक्टली, है ना। अगर नेगेटिव होता तब झमेला होता, डायरेक्टली cot इनवर्स t नहीं लिख पा रहे होते, ठीक है। तो स्टार्ट करता है ना, एंड ये मतलब थोड़ा सा भी स्ट्राइक करना चाहिए। t नेगेटिव हो रही होती तो tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव वुड हैव गिवन यू नेगेटिव, बट cot इनवर्स ऑफ नेगेटिव कैन नेवर गिव यू नेगेटिव, है ना। अब अच्छा ये माइनस साइन को हटा के मैंने जो है इसको वापस से फ्लिप कर दिया, देखो माइनस साइन के साथ इसको फ्लिपिंग कर दिया, तो ये हो जाएगा अगेन हाफ से लेके 2, और t² से मल्टीप्लाई कर दो तो 2t² माइनस 3t प्लस 2। देखो ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, 2t² आया, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया, ये आया, ये मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे आया, और ये क्या हो गया dt, है ना। वेरिएबल चेंज कर लो, वापस इसको लिखो हाफ से 2 cot इनवर्स x
डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब अल्फा तुम्हारा इसके बराबर भी है, अल्फा तुम्हारे उसके बराबर भी है, तो दोनों को ऐड कर दिया तो 2 अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा π/2। बाकी तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया फ्रॉम हाफ से लेके 2 और dx बचा रहा डिवाइडेड बाई 2x² माइनस 3x प्लस 2। बस यहाँ से निकाल लो, अल्फा हो जाएगा तुम्हारा π/4 हो जाएगा, यहाँ से भी एक 2 गायब कर दिया तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, हाफ लिखो 2 लिखो, ये हो गया तुम्हारा dx डिवाइडेड बाई ये हो गया x² माइनस 3/2x प्लस 1। ठीक है, बस इतना आ गया अल्फा। अब ये तो d1 डिवाइडेड बाई क्वाड्रेटिक वाला ये तो हो जाएगा, तो यहाँ पे से क्या लिखा अपन ने, अल्फा इक्वल्स टू π/8 इंटीग्रेशन का लिमिट्स डाला फ्रॉम हाफ टू 2 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3/2x प्लस 9/16 आएगा, उसको माइनस कर देता है 1 माइनस 9/16। ठीक है, इसको ले आओ यहाँ पे, विच मीन्स अल्फा बिकम्स π/8 इंटीग्रेशन फ्रॉम हाफ से लेके 2, ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई x माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस 7/16 यानी कि √7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो अल्फा कितना आ गया था हमारा, π/8 इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम हाफ टू 2 dx डिवाइडेड बाई x माइनस 3/4 का स्क्वायर प्लस √7/4 का स्क्वायर, इतना ही आया था ना, π/8। हाँ सही है, तो ये कितना हो जाएगा π/8 tan इनवर्स 1/x² प्लस a² टाइप का हो रहा है, तो 1/a इंटू टैन इनवर्स x/a, तो ये 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई √7 एंड ये जाएगा फ्रॉम हाफ से लेके 2 तक। सही है, तो ये हो गया पाई डिवाइडेड बाई 2√7। अब डालो tan इनवर्स, एक बार तो आ जाएगा, 2 डाला तो 8 माइनस 3 यानी कि 5/√7 माइनस tan इनवर्स, हाफ डालो तो 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस को बाहर ले लिया तो 1/√7। ठीक है, अब आंसर हमारा इतना आ रहा है, बट उन्होंने जो है इस चीज का वैल्यू पूछा है, इस चीज का वैल्यू पूछा है, तो अपन लोग क्या करेंगे ना, इस दोनों tan इनवर्स को मिला के एक सिंगल tan इनवर्स लाएंगे। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में अगर x और y पॉजिटिव है, अगर x और y पॉजिटिव है तो tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई तभी होता है अगर एक्स वाई लेस देन 1 हुआ। सो अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। सो x और y दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 डिवाइडेड बाई 7 जो कि लेस देन 1 हो गया, तो देन वी कैन यूज दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चीज, तो π/2√7 बन जाएगा। tan इनवर्स a प्लस b यानी कि 6/√7 डिवाइडेड बाई a इंटू बी यानी कि 5/7, नहीं सॉरी 1 माइनस ये भी होगा 1 माइनस 5/7। tan इनवर्स दिस प्लस दिस सही हो गया, 1 माइनस दिस एकदम सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, π/2√7 tan इनवर्स 6/√7 बाई ये हो जाएगा 2/7 3 यानी कि 21 π/2√7 tan इनवर्स 21/√7।
इतना आ गया। अब ये हमें वैल्यू किसका मिला, ये हमें वैल्यू मिल गया अल्फा का। वो हमें पूछ क्या रहे हैं, उन्होंने पूछा है हमें √7 tan ऑफ, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 tan ऑफ 2 अल्फा √7 अपॉन पाई, 2 अल्फा √7 अपॉन पाई। उन्होंने तो इस चीज का आंसर पूछा है, ठीक है। तो ये देखो है ना, इस पूरे चीज को अगर तुम यहां पे मल्टीप्लाई करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 2 √7 अल्फा अपॉन पाई, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया √7 tan ऑफ tan इनवर्स 21 अपॉन √7। सो tan ऑफ tan इनवर्स तो डायरेक्टली तुम लोग आर्ग्यूमेंट को लिख सकते हो, तो यहां पे हो गया इतना, विच मीन्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 21। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 21। तो ये भी जो है काफी ही मजेदार क्वेश्चन था। यहां पे अपने को बस ये ऑब्जर्व करना था, है ना, अपने को बस ये ऑब्जर्व करना था कि यहाँ पे x = 1/t का सब्स्टिट्यूशन लग पाएगा। एंड एक बार अगर तुम लोगों ने ये ऑब्जर्व कर लिया होता तो यहां तक आने के बाद तो क्वेश्चन डन ही था, ठीक है। यहां तक तो आने के बाद क्वेश्चन डन ही था, क्योंकि इसके बाद तो बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ही बचा है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, है ना। ओके।